हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम फोर्स कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन देखेंगे। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, साथ ही फोर्स कांस्टेंट का बॉन्ड एनर्जीज के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो एक रिलेशनशिप देखते हैं हम यहाँ पे, वो है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का फोर्स कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली फोर्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एक अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल मान लो आप लेते हो, दो एटम के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि उसका फोर्स कांस्टेंट यानी के की वैल्यू कितनी है। जितना ज्यादा के की वैल्यू होगा उतना ही बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे एक बार के लिए SHO कंसिडर करते हैं। क्या, डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक बार के लिए हम SHO कंसिडर करते हैं। SHO मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। SHO मतलब कि यहाँ पे अगर मैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में SHO की बात करती हूँ तो हम क्या कहते हैं कि इस तरह से मान लो आपका मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके बीच में जो भी बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर जो है स्ट्रेचिंग होगी वो इक्वल होगी, किसमें, SHO में। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, SHO मॉडल कहेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखो कि SHO के केस में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो दोनों के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड में जो स्ट्रेचिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम से दोनों तरफ बराबर होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्स तो लगाना पड़ेगा स्ट्रेचिंग के लिए, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा x के। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस की, स्ट्रेचिंग होने के टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटेगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, और यही k कांस्टेंट हमारा क्या है, यही हमारा फोर्स कांस्टेंट है। क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस जो है, मान लो कि ये SHO की बात, मान लो कि हम यहाँ पे SHO की बात कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होगी ये एक तरह की मान लो कि स्प्रिंग है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, स्प्रिंग का नेचर का है। तो जैसे ही आप इस बॉन्ड को स्ट्रेच करते हो और इसको रिलीव करते हो तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो नेगेटिव आपको डिस्टेंस बता रहा है कि किस प्रकार से स्ट्रेच करने के बाद उसे रिलीव किया जाए तो वापस अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन उसको इंडिकेट कर रहा है। राइट, अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रूट के बाय म्यू होता है। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर क्या करूं मैं यहाँ पे इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूं, इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, तो ये जो है न्यू बाय सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू बार के बराबर हो जाएगा, जिसे आप जो है WE भी लिख सकते हो, WE बार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि WE बार जो है वो किसके बराबर है, 1/2πc के म्यू के बराबर है। ठीक है, ये स्मॉल के होगा, के म्यू के बराबर है। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा ई बार क्या है, ओमेगा ई बार यहाँ पे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आप 2πc को बराबर के उधर ले जाओ, क्या बचेगा, के म्यू इज इक्वल टू 2πc ओमेगा ई बार रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, के बाय म्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई सी ओमेगा ई बार का स्क्वायर। ओके, और जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ई बार का स्क्वायर। ओके, फाइनली क्या आया यहाँ पे, म्यू को इधर ले जाओ तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ई बार का स्क्वायर और ये म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन की है, जो किसके बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर और म्यू के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस वैल्यू से हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, या फिर जो फोर्स कांस्टेंट होता है, ओके, फोर्स कांस्टेंट होता है वो मॉलिक्यूल के मास पर भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिड्यूस मास का फॉर्मूला तो आपको पता होगा क्या होता है, m1 बाय m2 इज इक्वल टू अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है म्यू। ठीक है, तो ये जो फोर्स कांस्टेंट होगा बेसिकली वो किस पर डिपेंड करेगा, वो मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा और फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है ना वो एटॉमिक मास, ठीक है, टोटल एटॉमिक मास और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेजर करना है फोर्स कांस्टेंट तो आपको उस मॉलिक्यूल के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी और जो उनका एटॉमिक मास होगा, इन दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो यहाँ पे हमने एक मॉडल लिया था ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है, जिसे SHO माना था, तो ये बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, इस वाइब्रेशन के लिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी वही यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पे जो म्यू है वो ये एटम 1 और एटम 2 का जो मास होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, उससे हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, और फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा हमने कहा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि वो आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। उसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके लिए ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज और फोर्स कांस्टेंट कुछ बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि सबसे पहले HI को अगर ले हम यहाँ पे, तो ये हमारा HI है। यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट HI के लिए कितना है 3.2 है, HCl के लिए कितना है 4.8 है और HBr के लिए 9.7 है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा देखो फोर्स कांस्टेंट किसके लिए है, फोर्स कांस्टेंट HBr के लिए है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HBr की ही होगी, यानी कि HBr के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार से उसके बाद कौन स्ट्रॉन्ग होगा, किसके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, HCl के, और लास्ट में जो है सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा इन तीनों में वो होगा HI का। ओके, इसीलिए क्या होता है कि HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, HI हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड आराम से ब्रेक कर जाता है और हमें यहाँ पे H+ आयन बहुत इजीली मिल जाता है, इसका फोर्स कांस्टेंट कम होता है इसलिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जीज के बीच में किस प्रकार से रिलेशन होता है। राइट, यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने सिर्फ जो है आइडियल केस देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रियल केस की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, बेसिकली एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस बिल्कुल ही रियल सिचुएशन है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, हम यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल को SHO कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है एक मॉलिक्यूल। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या है कि SHO गिव्स सिंगल लाइन, हमने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में देखा है। ठीक है, SHO के केस में एक मॉलिक्यूल को SHO मान ले तो वो क्या करता है,
एच न्यू पर हमें एक सिंगल लाइन देता है, ठीक है, एच न्यू पर हमें क्या देता है, सिंगल लाइन देता है, लेकिन एक्चुअल में IR स्पेक्ट्रम में ऐसे कोई सिंगल लाइन मिलती नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग लाइंस देखने को मिलती है, जिसमें पहला तो जो बैंड मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटेंस फंडामेंटल बैंड, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ वीक बैंड्स जैसे कि ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे observation of these bands indicates that selection rule is del n is equal to +1 is not strictly follow। हमने SHO में क्या देखा था कि वहां पे सिलेक्शन रूल हमारा क्या था, del n is equal to ±1 था, पर यहाँ पे जो जब मॉलिक्यूल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के तरह बिहेव करता है और हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं मिलती है एच न्यू पर, यहाँ पे बहुत सारे जो है एक तो जो है फंडामेंटल बैंड मिलता है और उसके अलावा बहुत सारे जो है वीक बैंड जैसे ओवरटोन और कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होगा और जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम होगा या स्पेक्ट्रम वो डेल एन इज इक्वल टू +-1 को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में ये हार्मोनिक नहीं होगा, एन हार्मोनिक होगा। ओके, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में या एन हार्मोनिक बॉन्ड का नेचर होगा तो उस दौरान क्या डिफरेंस है फिर, तो यहाँ पे कि जब वाइब्रेशन मोशन होंगे बॉन्ड में, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड है इसमें जो वाइब्रेशन मोशन होंगे, एक किसी पॉइंट पर ये मॉलिक्यूल इनफ एनर्जी गेन कर लेगा और जो दोनों एटम होंगे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। SHO में तो क्या हो रहा था, इनमें बस वाइब्रेशन मोशन हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पे जो है बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक ही कर जा रहा था, ठीक है। पर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम क्या देखते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है, कि ये जो दोनों एटम है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूर जाने का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट हो जाता है और जिस एनर्जी पर हमारा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा वहां पे हम देखते हैं कि एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड नहीं होती। जैसे कि हमने SHO में देखा है सारे के सारे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियली तो ये क्वांटाइज्ड होते हैं, पर जैसे 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 आपका बॉन्ड ब्रेक करने की तरफ बढ़ेगा और जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वहां पे एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था नेक्स्ट पॉइंट इसमें। अब आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसमें किसी प्रकार की डिसोसिएशन एनर्जी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे तो क्या होता है, जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारी डिसोसिएशन एनर्जी है एन हार्मोनिक के केस में। पर आइडियल के केस में, आइडियल हार्मोनिक जैसे मैंने अभी बताया, उसमें किसी प्रकार का डिसोसिएशन एनर्जी देखने को आपको नहीं मिलता है क्योंकि वहां बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता है, इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल गेन ही नहीं करता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अ मोर रियलिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर वाइब्रेशन मोशन वाज प्रपोज्ड बाय पीडी मोर्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पीडी मोर्स ने जो है वो वाइब्रेशन मोशन के लिए जो है एक रियलिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया था, ठीक है, जिसे मोर्स पोटेंशियल कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब मोर्स पोटेंशियल को आप जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर्स ने जो है ये वाला रिलेशन दिया था जिसे मोर्स रिलेशन भी कहते हैं, किसके लिए दिया था, एन हार्मोनिक के केस में, ठीक है। अब DE यहाँ पे क्या है, देखो, क्योंकि हम एन हार्मोनिक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल पर डिसोसिएट हो जाएगा, तो DE यहाँ पे हमारे पास है डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। DE हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगी, ठीक है, ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है, जिसके दोनों तरफ मॉलिक्यूल समान रूप से स्ट्रेच करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मॉलिक्यूल की जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी इसको बता रहा है, ठीक है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -AX का स्क्वायर।
तो ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा है रिलेशन यहाँ पे कि k/2de, रूट k/2de। के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और de यहाँ पे क्या है, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब जो मोर्स ने जो है रियलिस्टिक कर्व दिया था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उसको देखते हैं हम यहाँ पे। ये वाला कर्व मोर्स ने दिया था। ओके, जो आपका SHO था उसमें तो हम देखते थे कि जो डिस्टेंस होगा दो एनर्जी लेवल्स के बीच में वो सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे सबके बीच में जो है वो डिफरेंस कितना था, h न्यू, जो ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है, वो किसके बराबर था, h न्यू के बराबर था, सब सिमिलर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी जैसे कि आपका क्वांटम नंबर तो कितना है, n=0 है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर n=1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है कि मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट हो जाता है। क्या, मॉलिक्यूल आपका दो एटम में डिसोसिएट हो जाता है इस पॉइंट पर। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह से कर्व देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ से इसकी ग्राउंड स्टेट से लेकर के जहां पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, ग्राउंड स्टेट से लेकर के जहां से मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डी नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, डी नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर के जहां तक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है उसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस को बताता है ये मॉलिक्यूल, दोनों तरफ का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और वहां की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑसिलेटर की बात कैसे करते हैं हम, ऑसिलेटर इस तरह से मूव करता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, उसी की बात बता रहा है कि यहाँ पे ऑसिलेटर के लिए जो है हम कहते हैं, बात करते हैं तब क्या होता है, ऑसिलेटर के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होती है। इसी तरह से हम मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने तक की एनर्जी गेन करने पर ये जो डी है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी ग्राउंड स्टेट से लेकर के डिसोसिएशन की एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई बात थ्योरेटिकली। अब जो है इन एनर्जी लेवल्स, ये जो एनर्जी लेवल्स है SHO के केस में, ठीक है, इनकी एनर्जी को जो है एक्सप्लेन करने के लिए आप एक फॉर्मूला देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि the energy expression for AHO। ठीक है, एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर AHO क्या होगा, एनर्जी एक्सप्रेशन यहाँ पे, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे कि हमने SHO में देखा था आइडियल केस में कि इतना ही फॉर्मूला था, n+12 वहां पे इतना ही फॉर्मूला था, पर ये हमारी रियल कंडीशन है, यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आगे -n+12² h x e जूल, ये वैल्यू किसमें होगी, जूल में होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा AHO के केस में एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे Ze जो है वो n हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, सॉरी Xe जो है क्या है, n हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, ये हमारा n हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया जूल में वैल्यू, पर अगर आपको जूल में नहीं लेकर के सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू चाहिए तो फिर आपको इसे HC से डिवाइड करना होगा, n+12 hν/hc n+12² hν/hc xe। ठीक है, यहां से इसे डिवाइड कर देंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+12 µc माइनस n+12 µ/c xe। ठीक है, जिसे आप फाइनली किस प्रकार से लिख सकते हो, n12
ओमेगा ई माइनस n प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स ई, और ये हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। आपको सेंटीमीटर इनवर्स में आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का AHF के केस में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम ओवरटोन और फंडामेंटल बैंड्स के बारे में देखेंगे, साथ ही इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।